मरकज था शाहीन बाग आंदोलन का। शाहीन बाग। शाहीन बाग के ऑर्गेनाइजर जो लोग थे वो बाद में कहां दिखे, देश के लोगों ने देखा। अब आप इसमें उमर खालिद को मत जोड़िए, वो तो जज्बाती लोग थे। हम जैसे जो लोग भी थे वो कूद गए तो कूद गए, हम लोग बेकसूर थे। तमाम लोग, बड़ी आबादी यही समझ रही थी कि मेरे खिलाफ साजिश है, हम लड़ाएंगे सरकार से, और जाहिर सी बात है हमारा कर्तव्य भी है। लेकिन इस साजिश के सूत्रधार जो थे असल, वो सूत्रधार बाद में भाजपा के कार्यालय में बैठे दिखे। मैं पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता था, आपने सवाल दाग दिया। 2019 का वो साल तो आपको याद होगा जब पूरे देश में सीए और एनआरसी को लेकर बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर उतरे थे, यानी कि सरकार के इस प्रस्ताव का विरोध कर रहे थे। सरकार ने ये कहा कि हम पूरे देश में एनआरसी कराएंगे और जो बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ सीए के अंतर्गत जो भी तीन देशों का नाम था उनके मुस्लिम के अलावा तमाम लोगों को नागरिकता देंगे। पूरे देश में ज़बरदस्त विरोध हो रहा था, लेकिन इस विरोध के बीच एक बात सामने तब भी आई थी और वो बात ही रह गई कि आखिर सरकार एनआरसी कराए तो कैसे कराए। सरकार ने एनआरसी के लिए जो डॉक्यूमेंट्स बताए थे वो पर्याप्त समस्त देशवासियों के लिए नहीं था, संभव नहीं था कि देश के वो तमाम लोग, बड़ी आबादी उस डॉक्यूमेंट्स को प्रस्तुत कर सके। ऐसे में सरकार को सुझाव देना बहुत ज़रूरी था कि आखिर इस देश में यानी भारत में एनआरसी जो कि होना ज़रूरी है, सबके लिए होना चाहिए, अगर ये नहीं होता है तो नागरिकता मशकूक बनी रहती है और कोई भी सरकार कभी भी मनमानी करके किसी भी शख्स को भारत की नागरिकता के अयोग्य भी घोषित कर सकता है, कह सकता है कि आप मेरे देश के नागरिक नहीं हैं। ऐसे में एनआरसी एक बड़ा हथियार साबित होगा अगर हो जाएगा तो। लेकिन हो कैसे, क्या क्या होने चाहिए, किस तरह से होने चाहिए, इन सब चीज़ों के लिए एक सुझाव तैयार करना था। जनाब इस्माइल बाटलीवाला साहब, जिनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, मुंबई से हैं, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, नेशनल इत्तेहाद मुहिम के नाम से इन्होंने बड़ी मुहिम पहले चला रखी है। इन्होंने अपनी मेहनत, अपने टीम के लोगों की मेहनत के साथ एनआरसी का एक मसौदा तैयार किया जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, और मुल्क के तकरीबन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और तमाम केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ जितने भी पार्टी के जिम्मेदार हैं और मुल्क के जो जिम्मेदार लोगों में से हैं, उन सबों को इन्होंने व्यक्तिगत रूप से जाकर सौंपा भी है, डाक से भी भेजा है और सबसे मशवरे भी तलब किए हैं कि इस मसौदा में अगर कुछ और ऐड करना हो तो आप अपनी राय भी दे सकते हैं। बहरहाल आज मुंबई से दिल्ली आए हैं और इन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि मैं पहले ही इन्होंने मैसेज दिया था मैं दिल्ली आऊँगा और देश की सच्चाई के नाम से जो चैनल चल रहा उसको मैं मसौदा सुपुर्द करूंगा ताकि उसके ज़रिए से ये बात फिर आगे और आम लोगों तक जाए। आज ये तशरीफ़ लाए, हम इनका इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं और ये ख़ुद बताएंगे इस्माइल बाटलीवाला साहब कि आखिर ये मसौदा तैयार करने की ज़रूरत क्यों पड़ी और तैयार हुआ तो कहाँ तक पहुँचा है और एनआरसी क्यों ज़रूरी है। ये 2-3 बिंदु हैं जिस पर बात करेंगे। जनाब इस्माइल बाटलीवाला साहब। गुलाम साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आपने कहा मसौदा तैयार है, मसौदा में क्या क्या, एनआरसी में जितना विवाद हुआ था, आप मुस्लिम तो इसके बिल्कुल अगेंस्ट है, विरोध में थे, और आप कह रहे हैं एनआरसी होना चाहिए, ये दो अलग अलग बातें क्यों? हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। हालांकि ये जवाब इनको बहुत बेहतर तरीके से ये देंगे, लेकिन आपने जब कहा कि नहीं आपसे ही, तो मैं आपको ये बता दूं, जिस वक्त विरोध हो रहा था उस वक्त भी मैं सामने आया था और मैंने तब भी एक प्रस्ताव दिए थे कि ये जो रेवेन्यू रिकॉर्ड की बात सरकार कर रही है जो कि संभव नहीं है, विशेषकर आदिवासियों के लिए। बिहार आप चले जाएँ तो डोम बिरादरी है और जो हमारे यहाँ मुसहर बिरादरी है, इन सबों के पास रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं है। एक अफवाह फैलाया गया कि ये मुसलमानों के खिलाफ साजिश। तब भी मैंने कहा था, मेरे रिकॉर्ड हैं, वीडियोज़ हैं, अभी भी मौजूद, कई चैनलों पर चले थे, कि नहीं ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं, बड़ी आबादी के खिलाफ है जो मौजूदा एनआरसी है। लेकिन एनआरसी होना जरूरी है क्योंकि एनआरसी जब होगा तो हमारा दावा पूरा इस देश पर हक होगा। जो ये आप ना कह रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े जो जितने भी लोग हैं, जो जिम्मेदारान हैं कौम के, मुसलमानों के, वो सब एनआरसी के जो है खिलाफ थे और उन्होंने कुछ बिल्कुल विज्ञान टाइप के लोग थे, बड़े बड़े जो जानकार लोग इसके विरोध में थे, और आप कह रहे हैं कि होना चाहिए, ये मुसलमानों के विरोध नहीं था, तो इतना बड़ा इंटरनेशनल प्रदर्शन ऐसी हो गया, इंटरनेशनल प्रोटेस्ट ऐसी हो गया। मैं इसका पूरा जवाब देता हूँ। आज उस प्रदर्शन के चक्कर में हज़ारों लोग जेल की सलाखों में हैं और वो तमाम प्रदर्शनकारी और समर्थक उनकी मैंने ख़बर भी नहीं ले पा रहे हैं। पहले इसको समझिए, विरोध प्रदर्शन डेमोक्रेसी में ज़रूरी भी है, हक भी है। अगर सरकार की पॉलिसियों से असहमति है तो विरोध होना चाहिए, लेकिन विरोध के साथ साथ सरकार को आप मशवरे भी तो देंगे, सरकार को आप प्रारूप भी तो देंगे।
तब भी मैंने कहा था, देखिए कौन कितने बड़े हैं ये कद नाप कर कभी कोई आंदोलन सफल नहीं हुआ। आंदोलन की सफलता कद पर नहीं है। जब राम मनोहर लोहिया मैदान में आए थे या जेपी जयप्रकाश आए थे, वो कद्दावर नहीं थे। आंदोलन कद्दावर हो जाता है। आप जो कह रहे हैं कि एनआरसी होना चाहिए, ये मुसलमानों के तमाम मुल्क की बात, मुसलमानों की नहीं, मुल्क के तमाम लोगों के लिए। मुसलमान ही तो प्रोटेस्ट कर रहे थे, धरना प्रदर्शन मुसलमान कर रहे थे। इतनी सी बात उन लोगों को समझ में नहीं आई कि एनआरसी से उन लोगों का कोई नुकसान नहीं है। अब आपने ये सवाल छेड़ दिया तो एक बेहतरीन सा जवाब देता हूं। मैंने एक ऐसे संघी चैनल जिसको लोग कहते हैं, हेडलाइंस इंडिया के नाम से एक चैनल था, जिस पर मेरा एक बयान आया। 23 मिनट का वो वीडियो था। देश के माने जाने पत्रकार जिसको मुसलमान बहुत सुनते हैं, पुण्य प्रसन्न वाजपेयी, उन्होंने अपने फेसबुक पर मेरा वो वीडियो डाउनलोड करके चलाया था और ये लिखा था, सीए एनआरसी पर ऐसी समझ हमने नहीं देखी। 2 दिनों बाद वो डिलीट हो गया। जहां सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट का मरकज़ था जामिया टीवी के नाम से एक फेसबुक पेज चलता था। उस जामिया टीवी के फेसबुक पेज पर उसी वीडियो को चलाया उन लोगों ने जो उसको ऑपरेट कर रहे थे। उसमें लिखा कि सीएनआरसी पर इस मौलाना की समझ के सामने सब फेल, लेकिन 16 लाख 13 घंटे में वो चला था और उसके बाद डिलीट हो गया। इसका मतलब कोई है पीछे है साहब, जो आम मुसलमानों को सच बात समझने नहीं देना चाहता है। कभी कभी सर आप कह रहे डिलीट करवाया गया? बिल्कुल करवाया गया, वरना हो ही नहीं सकता। जब मैंने उसको दोबारा ढूंढना शुरू किया, उस वक्त मुझे इतना शऊर नहीं था कि मैं भी फिर दोबारा वो स्क्रीनशॉट लूं या डाउनलोड करूं। ये मैं इन सब चीज़ों का जानकार नहीं था उस वक्त, और ना इतनी मोहलत मेरे पास उस वक्त, इतना फुर्सत नहीं हुआ करता था। लेकिन मैंने वो देखा और तमाम लोगों ने देखा और कईयों ने देखा और अचानक वो डिलीट हुआ। और डिलीट हुआ तो आज तक वो दोबारा मार्केट में नहीं आया। लेकिन वो जो यूट्यूब चैनल ने चलाया था वो आज भी मौजूद है। तो इसका मतलब कि जो प्रस्ताव तब भी मैंने दिए थे वो इंटेलेक्चुअल तो पुण्य प्रसून वाजपेयी भी है और जामिया के वो सभी छात्र भी हैं। कोई एक बीच में ऐसा व्यक्ति ज़रूर था। और आखिरी बात बता दूं, आप सवाल एनआरसी के ताल्लुक से इस्माइल बाटलीवाला साहब आज जवाब देंगे क्योंकि आज वो मेहमान की हैसियत से आए हैं। लेकिन एक जवाब मैं आपको आखिरी बता दूं कि जो आपने बार बार ये बात कही, वो जो सबसे बड़ा मरकज था शाहीन बाग आंदोलन का, शाहीन बाग के ऑर्गेनाइजर जो लोग थे वो बाद में कहां दिखे, देश के लोगों ने देखा। अब आप इसमें उमर खालिद को मत जोड़िए, वो तो जज्बाती लोग थे। हम जैसे जो लोग भी थे वो कूद गए तो कूद गए, हम लोग बेकसूर थे। तमाम लोग, बड़ी आबादी यही समझ रही थी कि मेरे खिलाफ साजिश है, हम लड़ाएंगे सरकार से, और जाहिर सी बात हमारा कर्तव्य भी है। लेकिन इस साजिश के सूत्रधार जो थे, असल वो सूत्रधार बाद में भाजपा के कार्यालय में बैठे दिखे। मैं पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता था, आपने सवाल दाग दिया। तो ये देश को समझना होगा, हम जज्बाती तौर पर जब हमारे ऊपर संकट आता तो हम उतर जाते हैं, लेकिन हमें गहराई में उतरने की जरूरत है। उसी गहराई में एनआरसी क्यों जरूरी है बताइए। आप इसी पर एनआरसी क्यों जरूरी है, इस पर इस्माइल बाटलीवाला साहब तफसील से आपके सामने अपनी बात रखेंगे। तो बताइए इसमें संविधान में क्या है, एनआरसी क्यों जरूरी है? आपने बिल्कुल हैरान कर देने वाली बात कही है कि मुसलमान एक तरफ विरोध में थे एनआरसी के, और आप कह रहे हैं कि एनआरसी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं मेरा परिचय दे दूं। मेरा नाम इस्माइल बाटलीवाला है। मैं उत्तर प्रदेश का डुमरियागंज का रहने वाला हूं और कारोबारी लिहाज से मैं बिजनेसमैन हूं, मुंबई में सेटल हूं, लेकिन एक्टिविस्ट भी हूं और कौम का और देश का और समाज का दर्द रखता हूं। इसलिए 2015 और 16 में बहुत वावेला था एनआरसी का। कहाँ के लिए? आसाम के लिए। हम भी मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए दूर से बैठ के, मुंबई में बैठ के बहुत कुछ देखा करते थे और सुना करते थे। गो के दूसरा परिचय हमारा यह है कि हमारी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है और हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर नहीं हैं, और हमारी कोई संस्था, एनजीओ या तंजीम नहीं है, और हम किसी संस्था, एनजीओ और तंजीम के मेंबर नहीं हैं। हम एक वोटर की हैसियत से काम करते हैं और इसी तरह हमारे जो साथी हैं देश भर में फैले हुए हैं वो भी वोटर की हैसियत ही रखते हैं। अब सवाल आता है एनआरसी का, तो फिर एनआरसी का जो माहौल आसाम में दिख रहा था, दूर दूर से बैठ कर के हम भी देख रहे थे, तो हमने सोचा कि भाई हम आसाम जाएं और ज़मीनी हकीकत अपनी आँखों से देख कर आएँ और महसूस करके आएँ। तो हम मुंबई से, और हमारे एक साथी जो है इकबाल लोखंडवाला वो भी मुंबई से, दूसरे हमारे एक साथी हैं जो महाराष्ट्र के सांगली के, जिनका नाम दिलीप गायकवाड़ है। 3 लोग हमारे लोग यहाँ से गए, आसाम गए, और आसाम में जो हमारी टीम थी उन्होंने हमारे गाइड किया और हमें ले जाने की कोशिश की, वहाँ की गलियों में, वहाँ के गाँव में, वहाँ की जो उजड़ी हुई बस्तियाँ थीं वहाँ पर ले जाने का काम किया। हमने अपनी आँखों से जो कुछ देखा वो मंजर हमें ज़िंदगी भर तो हम नहीं भूल सकते। उन तमाम मंजरों को देखने के बाद हमने जो वहाँ महसूस किया वो ये महसूस किया कि एनआरसी तो होना चाहिए। शब्द सुन लीजिए मेरा, एनआरसी होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से एनआरसी हो रहा है वो गलत तरीका है।
इसमें हमने खोजबीन करने की कोशिश की तो हमने ये पाया कि ये एनआरसी कानून किसने लाया है, एनआरसी कानून किसने बनाया। तो हमें जो मिला वो ये है कि हम एनआरसी कानून को आज़ादी के दीवानों ने बनाया है, आज़ादी के परवानों ने बनाया है। जिन लोगों ने देश को आज़ादी दिलाने के लिए सारी कुर्बानियाँ दे दी हैं, अपनी ज़िंदगियाँ जेलों में गुजार दी हैं और लाठी डंडे क्या क्या से भुगतना पड़ा है, अपनी ज़मीन जायदाद बर्बाद कर दी है, उनका लाया हुआ एनआरसी कानून है। जब ये हमें खोज में मिल गया कि एनआरसी कानून उनका लाया हुआ है तो हमारे दिलो दिमाग में बैठ गया कि एनआरसी कानून अगर उनका लाया हुआ है तो फिर वो गलत नहीं हो सकता है। तब जब वो गलत नहीं हो सकता तो फिर हमने खोजबीन शुरू किया तो पता चला कि भाई एनआरसी हमारे हर फर्द की मूलभूत अधिकार है, यानी कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच हर व्यक्ति का मूलभूत अधिकार है। अब सवाल ये आया कि इसमें गंदी राजनीति होते आई। एनआरसी 1947 के बाद एनआरसी हो जाना चाहिए था। अगर उस समय एनआरसी हो गया होता तो हमारे दादा का हो गया होता, हमारे दादा का एनआरसी हो गया होता तो हमारे वालिद का हो गया होता, हमारे वालिद का हो जाने के बाद हमारी एनआरसी हो गई होती और हमारी एनआरसी के बाद हमारी औलादों की हो गई होती। लेकिन हमारी जो देश की लीडरशिप रही है 1947 तक, आज तक भी जितनी भी सरकारें रही हैं, उन्होंने इस मूलभूत अधिकार से पूरे देश को गुमराह किया है, वंचित रखा है और नहीं दिया है, बेईमानी की है। अब सवाल ये आ गया कि भाई फिर हम आगे देखें आसाम के एनआरसी को। वहाँ बैठ करके हमने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए, एक गुवाहाटी में लिए, एक केतपड़िया में लिए और वहाँ से आह्वान किया कि हमारी क़यादत से आह्वान किया, जो हमारी मजहबी और राजनीतिक क़यादत थी। हमने उनसे अपील की कि अल्लाह के वास्ते, खुदा के वास्ते, रसूल के वास्ते आप लोग आसाम आइए। मैं ज़मीन पर बैठा हूँ, यहाँ पर जो देख रहा हूँ, यहाँ की गलियाँ घुमाऊँगा, यहाँ के मंजर दिखाऊँगा, आप लोग देखिए। और एनआरसी पूरे देश में आपको आने वाली है, उस खतरे से निपटने के लिए पहले ज़मीन पर क्या हो रहा है ये देख लीजिए। बहरहाल मेरी आवाज़ को किसी ने सुना नहीं और किसी ने उसको लब्बैक नहीं कहा, बल्कि हमारी आवाज़ यूं ही दब गई। लेकिन हमारे दिमाग में एक चीज़ थी कि जो कुछ वहाँ हो रहा है वो दुरुस्त नहीं हो रहा है, और दुरुस्त इसलिए नहीं हो रहा है कि हमारी सरकार के पास एनआरसी का मसौदा नहीं था। वहाँ क्या हो रहा था ऐसा? एक सेकंड, वहाँ पर जो है अफरा तफरी में, बस भागम भाग में खौफ था, अरे मेरी नागरिकता चली जाएगी, मेरा खेत खलिहान चले जाएगा, मेरा घर चले जाएगा, मुझे ये डॉक्यूमेंट चाहिए, मुझे वो डॉक्यूमेंट चाहिए। बस डॉक्यूमेंट जुटाने के लिए जो तमाम बर्बादियाँ हम वहाँ पर देख रहे थे, समझे साहब, उन सब को हमने ये देखा कि मसौदा ना होने की वजह से ये सारी जो है कसमकस रही है, सारी मशक्क़तें होती रही हैं। आम जनता वहाँ पर बहुत परेशान थी, सिर्फ मुसलमान नहीं, सारे लोग परेशान थे। तो उसके लिए हमने ये सोचा कि भाई हम ये मसौदा जो है सरकार के पास नहीं है, तो एक नागरिक की हैसियत से, एक वोटर की हैसियत से भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। अगर हम महसूस करते हैं कि इस तरह का कुछ होना चाहिए तो हमने हमारी सरकार को देना चाहिए। इस तलाश में मुझे खुद मसौदा लिखना नहीं आता। भारत देश इतनी बड़ा देश है, 140 करोड़ की आबादी है, और इस देश को, अगर इस देश की सरकार को, इस देश के जिम्मेदारों को अगर मसौदा देना है तो बहुत अच्छे से लिखना चाहिए, जो कि मुझे लिखना नहीं आता था मसौदा। हम तलाशते रहे, जजों से भी कांटेक्ट किए, वकीलों से जो सुप्रीम कोर्ट के रहे हैं, बाकी लीडरों से भी, जिसे भी मुझे लगा कि भाई ये शायद बेहतर लिख सकते हैं, हमने सबसे संपर्क किया, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं जुट पाई, वो लिख नहीं पाए। लेकिन जो हमारे साथ दिलीप गायकवाड़ साहब हमारे साथ जो गए थे आसाम, वो हमारा दर्द देख रहे थे कि इस्माइल साहब जो है वो कुछ लिखवाना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो उनकी मुलाकात एक अकबर शेख नाम के बंदे से, जो सोलापुर का रहने वाला है, उनसे हुई। हमारी मुलाकात उन्होंने अकबर शेख से कराई। अकबर शेख से जब हमने एनआरसी की बात की, हालांकि अकबर शेख वो शख्सियत है जो एनआरसी आंदोलन में लीड ले रहा था, यानी कागज़ नहीं दिखाएंगे उसी में वो था, एनआरसी लागू नहीं होना चाहिए था उसी का लीड ले रहा था। लेकिन जब हमने एनआरसी का अपना मिजाज, अपना तजुर्बा उसके सामने रखा तो उसने कहा कि साहब आप सही हैं और ये मसौदा मैं लिख करके दे दूंगा। ये मसौदा जो आज आपके सामने है, अकबर से जी आते हैं, उसने लिख करके दिया, और इसका एडिटिंग किया शिव नारायण शर्मा जी ने और डॉक्टर अफसर ने, और इसका जो स्वरूप दिया है, इसका जो डिज़ाइन किया है वो सोनिका क्रांतिवीर ने। ये हमारी 4-5 लोगों की मिल करके ये मसौदा बनाया है। अब सवाल आपका ये है कि ये मसौदा बनाया क्यों है, इसके अंदर है क्या? इसके अंदर तो इतना है, बस इससे अंदाज़ा लगा लीजिए। अभी जो मैं बातें कर रहा हूँ आपको ये संकेत जाता होगा कि ये सिर्फ भारत के निस्बत में है, नहीं, बल्कि ये जितने बॉर्डर देश हमारे हैं,
जैसे कि चाइना हो गया, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया और बर्मा हो गया। ये तमाम देश हमारे देश के बॉर्डर से लगे हुए हैं, इन सब का जिक्र इसके अंदर है। ये मसले सिर्फ यहाँ के नहीं हैं, ये सभी जगह के मसले हैं। दूसरी बात यह है कि लोग जो है दूसरे देशों से सिर्फ हमारे यहाँ नहीं आते हैं, बल्कि हमारे देश के भी इन बॉर्डर वाले देशों में जाते हैं। समझे साहब, उन सब का हवाला दिया है, इसका ये सारा जिक्र है। तो ये मसौदा जो है ये सिर्फ नेशनल नहीं है, ये इंटरनेशनल मसौदा है। ये बड़ी विस्तार में बहुत गंभीरता से सालों का तजुर्बा है इसके अंदर, और कम से कम दिनों रात की 6 महीने की मेहनत है। ये विस्तार से आप सभी को पढ़ना होगा। लेकिन आपके चैनल को आपसे भी गुजारिश है, आपके व्यूवर से भी गुजारिश है, इस मसौदे की PDF काफ़ी ऑनलाइन मौजूद है। मेरा व्हाट्सअप नंबर आप ले लीजिए 9029341778 9029341778। ये पूरा PDF जो है 153 2 पार्ट में है। ये पार्ट जो है ये सरकारी तंत्र को दिया गया है, लेकिन इसका दूसरा पार्ट जो है वो आप सभी के लिए है। वो 153 है, ये नहीं 138 पेज का है वो, और ये 53 पेज का है। ये 2 पार्ट में मसौदा मौजूद है। अब इतना बड़ा पुलिंदा है, चंद मिनटों में पूरे का खुलासा करना तो मुश्किल है, लेकिन चंद मोटे मोटे सवालों के मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। अब एक चीज़ यह है कि हमने इसमें समेटने की कोशिश की है, कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच एक भी व्यक्ति हमने नहीं छोड़ा है। गुजारिश है, यदि मेरी निगाहों से अगर कोई छूट गया होगा, कोई कबीला, कोई कुटुंब या कोई बिरादरी या जाति छूट गई होगी, तो बराए मेहरबानी हमें इस्लाह करें, उसकी हमें नोट भेजें, हम उसको इस मसौदे में शामिल करने की कोशिश करेंगे। इरादा हमारा ऐसा नहीं है कि कोई छूट जाए।